वेलकम टू कुक ऑफ नॉलेज। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था SJVN ET इलेक्ट्रिकल 2013 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 और आज इसमें हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर्स इज यूज टू, इसका सही आंसर होगा सप्रेस हंटिंग, ऑप्शन ए। हंटिंग एक फिनोमिना होता है जिसमें सिंक्रोनस मशीन हमारी सिंक्रोनस स्पीड के आसपास ऑसिलेट करती रहती है, तो यह हंटिंग कहलाता है। 4 आइडेंटिकल अल्टरनेटर्स ईच रेटेड फॉर 20 MVA 11 kV having a subtransit reactance of 16% are working in parallel. The short circuit level at the bus bar is, तो हमें MVA में पूछा गया है शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी। तो ये शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी का फॉर्मूला रहता है हमारा बेस MVA डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारा रिएक्टेंस पर यूनिट। तो रिएक्टेंस पर यूनिट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 16% है, तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो एक्स पर यूनिट हमारा 4% आ जाएगा। और बेस MVA हमारा 20 MVA है, तो ये हो जाएगा हमारा 20 डिवाइडेड बाई 16% डिवाइडेड बाई 4, यानी कि हमारा 4%। 4 और इंटू 100% कैलकुलेट करेंगे तो ये जब इस कैलकुलेट होगा तो ये हो जाएगा हमारा 500 MVA। अ स्मॉलर एयर गैप इन अ पॉलीफेज इंडक्शन मोटर हेल्प्स टू, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट। 3-phase induction motor is operating at slip S. If its two supply leads are interchanged, then its slip at that instant will be, तो जब इसकी स्पीड रिवर्स हो जाएगी उस कंडीशन में, जब इसकी 2 लीड्स इंटरचेंज करेंगे तो उसमें जो हमारी स्लिप हो जाती है वो हो जाती है 2 - S। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। A 4-pole 50 Hz induction motor runs at speed of 1440. The frequency of rotor current is, तो रोटर करंट की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होती है हमारी FR इक्वल टू SF। स्लिप जब मल्टीप्लाई करेंगे हम मशीन की फ्रिक्वेंसी से, सप्लाई फ्रिक्वेंसी से, तो ये हमारा रोटर की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो यहाँ पे स्लिप हमारा कैलकुलेट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा NS माइनस स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS। तो स्लिप आ जाएगा हमारा 4%। और वहाँ से जब हम फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगी हमारी 50 मल्टीप्लाई बाई 4%, तो ये हो जाएगा हमारा 2 हर्ट्ज़ आ जाएगी हमारी रोटर फ्रिक्वेंसी FR जो है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 2 हर्ट्ज़। An induction motor has a rotor resistance of 0.002 ohm per phase. If the resistance is increased to 0.004 ohm per phase, then the maximum torque will be, तो जो मैक्सिमम टॉर्क होता है हमारा उसका उस पर रोटर रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए ये हमारा रिमेन अनअल्टर्ड, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर इज स्टेबल फॉर, तो ये स्टेबल होता है हमारा पंप एंड फैन ड्राइव के लिए, ऑप्शन ए सही आंसर है। पोल चेंजिंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज यूज्ड इन, तो ये होता है हमारा स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में पोल चेंजिंग मेथड, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, तो सिंक्रोनस स्पीड जो होता है इंडक्शन मोटर की उसका फॉर्मूला होता है हमारा NS इक्वल टू 120F डिवाइड बाई P। तो जैसा कि हम फॉर्मूले से देख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी और पोल्स पे हमारी सिंक्रोनस स्पीड डिपेंड करती है। फ्रिक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड भी बढ़ेगी, लेकिन पोल्स के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि हमारे पोल्स नंबर ऑफ पोल्स घटेंगे तब स्पीड बढ़ेगी। तो इनमें हमारा सही ऑप्शन रहेगा इंक्रीजिंग सप्लाई फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन डी। द कॉन्सेप्ट ऑफ V/F कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर्स ड्राइविंग इंडक्शन मोटर्स रिजल्ट्स इन, तो इसका सही आंसर होगा हमारा कांस्टेंट टॉर्क ऑपरेशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51,
A static primer drive allow the motor to run at option A synchronous speed, option B super synchronous speed, option C सब synchronous speed, option D both B and C। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सब synchronous speed। Question number 52, in a three-phase induction motor regenerative braking occurs when। इसका सही आंसर होगा when load is lowered by the hosting machine। जब लोड कम किया जाता है हमारा तब उस केस में हमारी रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। इन अ सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर टू कीप द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड वोल्टेज कांस्टेंट विद द इंक्रीज इन लोड द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मशीन शुड बी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए इंक्रीज्ड। जो हमारा इंडक्शन जनरेटर होता है उसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो इसी पे काम करता है कि उसकी जो स्पीड हो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए सिंक्रोनस, ये रेटेड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा। तो ये कंडीशन तो ज़रूरी होनी ही चाहिए। लेकिन जो ये केस है इस केस के लिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि हमें उस स्पीड से ज़्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा टू कीप द फ्रिक्वेंसी ऑफ जनरेटर वोल्टेज कॉन्स्टेंट विद द इंक्रीज इन लोड। तो इसलिए हमें स्पीड इसकी बढ़ानी होगी, ऑप्शन ए। लीनियर इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन। लीनियर इंडक्शन मोटर हमारी यूज होती है ट्रैक्शन में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, a three-phase induction motor is fed from a balanced three-phase supply on the rotor side, short-circuiting the stator terminals. The speed of the rotating magnetic field is। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी गई है कि हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में हम थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं और स्टेटर को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। तो उस केस में हमारी जो फील्ड जो होगी स्टेटर में उसकी स्पीड क्या होगी। तो इसमें हम देखें कि जो हमारी जो स्टेटर है उसकी जो उसमें जो फील्ड रहेगी उसमें उसकी फ्रिक्वेंसी जो होगी वो स्लिप फ्रिक्वेंसी होगी। तो इसके साथ ही जो स्पीड रहेगी उसकी फील्ड की वो हमारी स्लिप स्पीड होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इक्वल टू स्लिप स्पीड। फॉर स्टार्टिंग एन इंडक्शन मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टिंग कैन बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू एन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर विद द रेशियो ऑफ। तो अगर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को ऑटो ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट अगर कंसिडर करें तो वो इस रेशियो के बराबर होगा हमारा, वो होगा 57.73, ऑप्शन बी। पावर फैक्टर ऑफ स्लिप पावर रिकवरी स्कीम फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर इज। तो इसका पावर फैक्टर जो होता है हमारा वो बहुत ही लो होता है, वेरी लो। इफ आर एस इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड के इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देन द इक्विवेलेंट सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी विल बी। तो ये होगा हमारा आर एस डिवाइडेड बाई के स्क्वायर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। Question number 59, a transformer having 100 turns on primary is applied with 200 volt AC. In order to get 400 volt AC on secondary side, the number of secondary side must be। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी टर्न्स 100 टर्न्स दिए हुए हैं, प्राइमरी वोल्ट 200 वोल्ट दिया है और 400 वोल्टेज हमें सेकेंडरी साइड चाहिए, यानी कि हमें डबल वोल्टेज चाहिए। तो सिंपल सा हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का फॉर्मूला लगा के हम सेकेंडरी टर्न निकाल सकते हैं, यानी कि हमारी सेकेंडरी टर्न भी डबल हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए 200 टर्न्स विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, अ ट्रांसफार्मर कैन हैव नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन एट। तो ट्रांसफार्मर की जो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकती है, वो हो सकती है हमारी लीडिंग पावर फैक्टर में, जब हमारा लोड कैपेसिटिव होता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। फॉर लार्ज पावर ट्रांसफार्मर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल कोर स्पेस कैन बी मेड बाई यूजिंग। तो जो लार्ज पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनके कोर के स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए हम स्टेप्ड कोर का यूज़ करते हैं। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी स्टेप्ड कोर। यह एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं। इन अ 50 kV ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज 834 एंड 58 रिस्पेक्टिवली। If the primary is connected to 3300 volt supply, what will be the secondary current? तो हमें सेकेंडरी करंट निकालना है। सिंपल सा हम प्राइमरी करंट निकाल लेंगे पहले। हमारा वोल्टेज दी हुई है प्राइमरी वोल्टेज, तो रेटिंग के साथ हमारा अप्रोक्सीमेट प्राइमरी करंट आ जाएगा।
और वहीं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से हम सेकेंडरी करंट भी निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 218 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 63, जीरो स्क्वायर करंट कैन फ्लो फ्रॉम अ लाइन इनटू अ ट्रांसफार्मर बैंक इफ द वाइंडिंग आर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ग्राउंडेड स्टार टू डेल्टा। तो इस केस में हमारे जो है जीरो स्क्वायर करंट फ्लो होंगे। द मैग्नेटाइजिंग करंट इन अ ट्रांसफार्मर इज रिच इन। तो जो हमारे ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट होते हैं ओवर वोल्टेज के कारण, वो रिच होते हैं हमारे थर्ड हार्मोनिक्स से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विद dy11 कनेक्शन। तो हमारे पास यहाँ dy11 वेक्टर ग्रुप दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का। वेक्टर ग्रुप वो होता है जो ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पे जैसे कि पहला अल्फ़ाबेट डी कैपिटल है, यानी कि हमारा डेल्टा साइड जो है हायर वोल्टेज साइड है, और वाई मतलब हमारा स्टार कनेक्शन लो वोल्टेज साइड है, और 11 शो कर रहा है इनका फेज डिफरेंस। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें जो इनका जो फेज का जो डिफरेंस है वो है हमारा 30 डिग्री लीड। ऑप्शन सी जो है होगा हमारा सही आंसर होगा। What is the phase displacement between primary and secondary voltage in a three-phase transformer with YY6 connection? तो जैसा कि हम देख सकते हैं YY6 कनेक्शन जो है 6 में आज जहाँ आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे हमारा जो फेज डिफरेंस वो हमारा 180 डिग्री का रहेगा। तो लीड लैग का इसमें कोई बात नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट in a synchronous machine depends on load current, power factor of the load, speed of the machine, या ऑप्शन डी बोथ लोड करंट और पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी बोथ लोड करंट और साथ भी हमारा पावर फैक्टर जो है लोड का, उस पर भी डिपेंड करता है हमारा आर्मेचर रिएक्शन सिंक्रोनस मशीन में। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अनबैलेंस्ड थ्री फेज स्टेटर करंट्स कॉज, अनबैलेंस्ड थ्री फेज स्टेटर करंट है वो कॉज कर सकते हैं। ऑप्शन ए वाइब्रेशन, ऑप्शन बी हीटिंग ऑफ रोटर, ऑप्शन सी डबल फ्रीक्वेंसी करंट्स इन द रोटर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अ स्लिप टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन अ सिंक्रोनस जनरेटर टू डिटरमाइन। जो स्लिप टेस्ट हमारा किया जाता है वो डायरेक्ट एंड क्वाड्रेटर एक्सिस को फाइंड करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। स्लिप टेस्ट स्लिप के लिए नहीं किया जाता, ये किया जाता है हमारा डायरेक्ट एंड क्वाड्रेटर एक्सिस रिएक्टेंस के लिए। ऑप्शन सी। फॉर मैक्सिमम करंट ड्यूरिंग स्लिप टेस्ट ऑन अ सिंक्रोनस मशीन द आर्मेचर एमएमएफ अलाइंस अलोंग। तो आर्मेचर एमएमएफ जो होगा स्लिप टेस्ट में वो अलाइन होगा क्यू एक्सिस के अलोंग। ऑप्शन बी। Question number 71, higher synchronous reactance is preferred in the present day alternators because one can have option A reduce subtransient current, option B reduce harmonic current, option C reduce transient currents, option D higher voltage regulation with load। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी reduce transient currents। तो इसीलिए हमारा जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो होता है वो हाई रखा जाता है अल्टरनेटर्स में। A synchronous machine with low value of short circuit ratio has लो वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियोज के कारण हमारी लो स्टेबिलिटी लिमिट होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि हम जानते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है हमारा सिल्वर। ऑप्शन डी सिल्वर। Which of the following substances does not have a negative temperature coefficient of resistance। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस जो है वो किसका नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास पेपर, माइका, एल्यूमिनियम, रबर। तो जैसा कि जाहिर है हमारा ऑप्शन सी जो एल्यूमिनियम है ये है एक कंडक्टर है, तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमारा
पॉजिटिव होता है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वलेंट टू व्हाट एक्सेप्ट। तो नीचे कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, तो इनमें से सभी वॉट के इक्वलेंट हैं एक को छोड़ के, तो वो है हमारा ऑप्शन डी एम्पियर वोल्ट। एम्पियर वोल्ट जो है वॉट के बराबर नहीं होता। अगर ये एम्पियर मल्टीप्लाई बाय वोल्ट होता तब ये वॉट के बराबर हो सकता था। तो ऑप्शन डी हमारा वॉट के बराबर नहीं है। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इंसुलेटर्स, वैक्यूम रेशियो वेव्स, कंडक्टर्स, आर्क लैंप्स। तो ओम्स लॉ जो होता है हमारा इंसुलेटर्स पे अप्लाई नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, यह एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो इसमें हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस पॉइंट ए और बी के। ये हमारे ए पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारा बी पॉइंट दिया हुआ है। तो इसके सभी एलिमेंट जो है 8 ओम के हैं। तो इसमें इसको हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करेंगे हम, जैसे कि हम रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए करते हैं सबसे फार एंड से। यानी कि यहाँ हम सबसे फार एंड में देख सकते हैं हमारे दो लूप्स बन रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे दो डेल्टा कनेक्शन इसमें बन रहे हैं, एक ये वाला लेफ्ट साइड और दूसरा ये राइट साइड को, ये हमारा डेल्टा बन रहा है। तो जब हम डेल्टा को इसको हमें कन्वर्ज करना पड़ेगा हमारे स्टार कनेक्शन में, तो उसके बाद ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड डेल्टा कनेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये इस स्टार कन्वर्जन कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से हमारा ये स्टार बनेगा इधर, और ये एलिमेंट और ये हमारे यहाँ से रिमूव हो ओके, ये इस तरह से स्टार बन जाएगा। और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ के इसके सारे एलिमेंट 8 ओम के हैं। तो ये जब हम इसको स्टार में कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा टू स्टार करते हैं, अगर सभी एलिमेंट बराबर हो तो ये डिवाइडेड बाई 3 हो जाते हैं। तो मीन्स 8/3 हो जाएंगे हर एक एलिमेंट इसके, 8/3, और ये भी 8/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं अब ये हमारा एक नया सर्किट बन गया है हमारे पास। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसका इक्विवेलेंट कुछ इस तरह से बनेगा। जब हम इनको फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो ये 8/3 और 8 ये सीरीज में ऐड हो जाएंगे, 8/3 प्लस 8, ये दो कॉम्बिनेशन है इसके, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 32 डिवाइडेड बाई 3। तो वैसे 32 डिवाइडेड बाई 3 के दो कॉम्बिनेशन बन गए। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक ये वाला कॉम्बिनेशन है नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला, तो दोनों कॉम्बिनेशन जब सॉल्व होंगे तो ये इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा 32 डिवाइडेड बाई 6। तो इस तरह से ये हो गया हमारा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास इस ब्रांच का इक्विवेलेंट हो गया, तो जो कि सीरीज में हो जाएगी 8/3 के। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/3 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3, जो कि पैरेलल रही हमारी 8 ओम के। और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 24/3, यानी कि ये आ गया हमारे पास 8। तो ये ऊपर वाली ब्रांच भी हमारे पास 8 की होगी और नीचे वाली ब्रांच भी 8, यानी कि हमारे पास 8 और 8 पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। तो जो इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा इसका 8 पैरेलल टू 8, और इसके बाद जो लास्ट में बचा हमारा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 4 ओम। तो ऑप्शन ए इसका हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, a delta circuit has element of value R/2, the equivalent element of star circuit will be। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि डेल्टा कनेक्शन में अगर सारे एलिमेंट बराबर हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है R/2 है, तो उसके इक्विवेलेंट स्टार सर्किट के एलिमेंट क्या होंगे, तो वो डिवाइड बाई 3 हो जाते हैं। तो R/2 पहले से है तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R/6। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। If a circuit does not contain any source of energy or MMF, it is known as। तो अगर किसी सर्किट में हमारा कोई भी सोर्स ऑफ EMF या कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है तो उसको हम पैसिव नेटवर्क कहते हैं। ऑप्शन सी।
तो यहाँ हमें एक थेवेनिन थ्योरम का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो इसमें हमें सर्किट क्वेश्चन नंबर 80, यह हमारा एक सर्किट है, यह एक प्रॉब्लम दी हुई है, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क वो हमें इसका बताना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो आसान सा जो तरीका है वो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ सभी ऑप्शन में अलग अलग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारे, तो हमारा पहले स्टेप से ही इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि हम जो वोल्टेज सोर्स को अज्यूम करते हैं शॉर्ट सर्किट, तो इसको हम शॉर्ट सर्किट अज्यूम करेंगे तो हमारे ये 2 ओम और 6 ओम ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि हमारा RL इस तरफ से, तो यहाँ से हम इसको कंसीडर करेंगे, इस एंगल से देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल आ जाएंगे हमारे। जब इनको हम सॉल्व करेंगे 2 ओम पैरेलल टू 6 ओम, तो ये आ जाएगा हमारा 1.5 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ इसी में हमारा 1.5 ओम है, तो हमें वोल्टेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों